अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोग 2 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा जनरल अयूब ख़ान के दौर के 5 साला तरक्याती मंसूबे, और दूसरा दौरे हुकूमत जो हम लोग पढ़ेंगे वो याहिया ख़ान का दौरे हुकूमत है 1969 से 71। तो पढ़ने हम जा रहे हैं पहले अयूब ख़ान के दौर के 5 साला तरक्याती मंसूबे। और ये भी किसी भी एक्सरसाइज के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भी हम एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करेंगे। जनरल अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में दूसरा और तीसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा मुतारिफ़ करवाया गया। पहला कौन सा था? इसमें 2 थे ना मंसूबे, एक तीसरा था और एक दूसरा और तीसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा। तो हम इसमें कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा 5 साला मंसूबा और तीसरा। पहले हम पढ़ेंगे दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा। इसकी डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अयूब ख़ान के दौर में मुतारिफ़ करवाया जाने वाला जो दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा था उसकी डेट क्या थी? 1960 से 1965 तक। और इसका सवाल कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा जो था उसका दौर कब से कब तक था और इसके अहदाफ क्या थे, यानी इसको क्या हासिल करने के लिए बनाया जा रहा था। दूसरा 5 साला मंसूबा बनाने के मकासद और हदफ को पूरा करने के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना यानी अंदाज़ा लगाया गया था। इस 5 साला तरक्याती मंसूबे के बड़े बड़े मकासद और इनके अहदाफ टारगेटेड जो थे वो क्या थे? कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफा करना। कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम, फ़ीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की आमदन को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे? लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करना, ज़रूरी पैदावार को बढ़ाना, बड़ी और औस दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करना वगैरह शामिल था। यानी अगर सिर्फ इसके अहदाफ पूछे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ मैंने जो मार्किंग की हुई है इसमें तकरीबन इसके 6 अहदाफ हैं जो लिखे हुए हैं कि जो प्लान किया गया था कि ये वो टारगेट होंगे जिनको अचीव करने के लिए इस मंसूबे पर काम किया जाएगा। अब हम इसका बताएंगे कि नताइज क्या निकले। ये तो टारगेट थे ना जो सेट करने के बाद 23 अरब रुपए से जो है वो इन सब कामों को शुरू किया गया, तो इसके नताइज क्या निकले? दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा खासी कामयाबी से हमकनार हुआ, बल्कि कई शोबों में तो तरक्की मुकर्ररा हदफ से भी बढ़ गई। पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी में दूसरे 5 साला मंसूबे को ख़ास अहमियत हासिल है। इस मंसूबे की कामयाबी से मज़ीद हौसला अफजाई हुई जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में मुआविन साबित हुई। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा 5 साला मंसूबा। इसकी डेट क्या थी? ये 1965 से 70 तक का था। दूसरे 5 साला मंसूबे की कामयाबी के बाद तीसरा 5 साला मंसूबा तैयार किया गया। इसके अहम अहदाफ क्या हैं? अब यहाँ पर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अयूब ख़ान के दौर के तीसरा 5 साला जो मंसूबा था उसके अहदाफ क्या थे? इसके अहदाफ ये थे। अब ये जो नंबरिंग मैंने लिखी हुई है ये आप सीरियल में इसको अटैम्प्ट करेंगे। कौमी आमदनी में इजाफा करना, तमाम अफरादी क़ुव्वत को 1985 तक रोज़गार फ्राहम करना, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करना, नीज़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ीकस आमदनी के तफावत को ख़त्म करना, यानी कि सब लोगों की फ़ीकस आमदनी एक जैसी होनी चाहिए। इन मकासद के हसूल के लिए कुल 52 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। तीसरा 5 साला मंसूबा, यहाँ से हम यहाँ तक तो हमारे वो हो गए जो हमने टारगेट लिखे थे कि टारगेट्स क्या थे। अब हमने ये बताना है कि नतीजा क्या निकला। तीसरा 5 साला मंसूबा पूरे तौर पर कामयाब ना हो सका और बेशतर शोबों में मुकर्ररा करदा हदफ तक ना जा सका। दरअसल नामसाद हालात यानी गैर यकीनी सूरत हाल जो मुल्क में थी उसने इब्तदा ही से तीसरे मंसूबे को घेर लिया। क्या वजह थी? 65 में हमने पढ़ा कि जंग भी हुई थी पाकिस्तान में, तो जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उसने इब्तदा से ही तीसरे मंसूबे को घेर लिया। इब्तदाई 2 सालों में ज़बरदस्त खुश्क साली का सामना करना पड़ा जिससे फसलें बुरी तरह मुतासिर हुईं। 1965 की पाक भारत जंग की वजह से दिफाई अखराजात बढ़ गए जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात के लिए मुजव्वज़ा वसाइल में कमी पैदा की गई। यानी जो टारगेट किया गया था कि इस शोबे को इतने पैसे दिए जाएंगे, वहाँ से वसाइल को कम करके उसको डिफेंस के ऊपर जो है खर्च कर दिया गया। ज़राई तरक्की में कमी हुई। मुख्तसरन ये कि तीसरे 5 साला मंसूबे को सही मायनों में हकीकी वसाइल और बेहतर हालात मैसर ना आ सके जो कि माशी तरक्की के लिए प्रोग्राम के लिए दरकार थे। और यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो भी MCQ के लिए ज़रूरी होती है याद करना। क्या आप जानते हैं 25 मार्च 1969 को जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो जनरल अयूब ख़ान ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये उनके इस्तीफ़े की डेट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है याहिया ख़ान का दौरे हुकूमत। ये भी किसी भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसको भी हम एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। और ये इसका सवाल होगा याहिया ख़ान का दौर कब और कैसे शुरू हुआ।
یہاں جو ڈیٹ ہم نے یاد رکھنی ہے یہ 69 سے 71 تک کا دور تھا ان کا۔ 1965 کے عام انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جناح کی شکست اور تاشقند میں صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری جو کہ بھارت کے وزیر اعظم تھے کے درمیان ہونے والے معاہدہ تاشقند کو پاکستانی عوام نے قبول نہ کیا، جس کے نتیجے میں عوام میں صدر ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ طلبہ نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صدر ایوب خان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ایوب خان کی معاشی اصلاحات کے ثمرات یعنی ریزلٹس عام عوام تک نہ پہنچ سکے، بلکہ دولت چاند ہاتھوں میں ہی مرتکز یعنی محدود ہو کر رہ گئی۔ اس دوران صدر ایوب خان کے قریبی ساتھی اور اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشقند پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں عوام نے انہیں بھرپور شمولیت اختیار کی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے صدر ایوب خان نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ آخر کار رائے عامہ کے دباؤ یعنی عام لوگوں کی جو فیصلہ تھا اس کے دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا اور حکومت سنبھالی۔ جنرل یحییٰ خان ملک کی سیاسی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھے، لہٰذا ملک کی باغ دور سیاسی قائدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں 15 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا لگاتے ہی 1962 کا آئین ختم کر دیا گیا۔ نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل یحییٰ خان نے تمام سیاسی قائدین کی مشاورت سے ایک عبوری آئین بنایا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا نام دیا گیا۔